स्कैन के बाद स्टूडेंट्स आगे जो हम करने जा रहे हैं वो सी लुक। अब जो हम एल्गोरिथम करने जा रहे हैं डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, उसका नाम है सी लुक। तो स्टूडेंट्स हम डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमने जो पहला डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ा था सबसे पहले, वो पढ़ा था हमने फीफो। फीफो का मतलब होता है, फीफो हम लिखते हैं FIFO, जिसका मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दूसरा डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, उसका नाम था SSTF, जिसका मतलब होता है शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग। तीसरे टाइप का जो हमने एल्गोरिथम पढ़ा वो था स्कैन एल्गोरिथम। स्कैन एल्गोरिथम में हम एक एंड से स्टार्ट करते हुए दूसरे एंड तक जाते हैं। तीसरा फिर उसके बाद हमने पढ़ा लुक। लुक में तो हम सिर्फ जो हम एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाते तो हैं, एक एंड से दूसरे एंड तक जो जाते तो हैं, पर हम सिर्फ जो रिक्वेस्ट हमें दी गई हैं सिर्फ उन्हीं को सर्विस करते हैं। जबकि आपका स्कैन एल्गोरिथम एक तरीके का एलिवेटर की तरह काम करता है। ये मैं बताना भूल गया, लेकिन आप नोट कर लीजिए। अगर पेपर में कहीं पर क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जो एक एलिवेटर की तरह काम करता है। स्टूडेंट्स आपको पता है एलिवेटर क्या होता है? लिफ्ट होती है ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग में। जैसे मुझे मतलब ग्राउंड फ्लोर से मुझे जाना है फिफ्थ फ्लोर पे, तो फिफ्थ फ्लोर पे अगर मैं बाई स्टेयर से जाऊँगा तो मैं थक जाऊँगा, तो मैं लिफ्ट या उसको हम एलिवेटर भी बोल सकते हैं, उसका हम यूज़ करते हैं। आपके स्कैन एल्गोरिथम भी तो ऐसे ही काम करती है। पहले हम एक एंड से मतलब एक तरफ जाएंगे, पहले हम पूरा एक तरफ जाएंगे, फिर हम दूसरे डायरेक्शन में जाएंगे। जैसे मान लो कोई लिफ्ट ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, तो पहले वो पूरे नीचे तक बेसमेंट तक वो जाएगी। ऐसा नहीं कि बीच में कोई रिक्वेस्ट ऊपर की आ गई तो वो एकदम ऊपर मुड़ जाएगी, नहीं, वो अपनी पूरी एक डायरेक्शन को कंप्लीट करेगी। अगर ऊपर से आपकी लिफ्ट आ रही है, एलिवेटर आ रहा है, तो वह बिल्कुल बेसमेंट तक जाएगा, और फिर अगली बार वो बेसमेंट से ऊपर के लास्ट फ्लोर तक जाएगा। उसमें भी ऐसा नहीं है कि वो बीच में कहीं पे कोई और रिक्वेस्ट आ गई तो वहाँ पे वो मुड़ जाएगा, नहीं, वो पूरा पूरा जाएगा। तो आपका स्कैन एल्गोरिथम भी सेम फेनोमेना पे काम करता है। तो लास्ट में फिर हमने सी स्कैन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा। लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास सी लुक एल्गोरिथम। सी लुक एल्गोरिथम आपका काफ़ी हद तक सी स्कैन एल्गोरिथम की तरह है। अगर आपको सी स्कैन एल्गोरिथम समझ में आ गया तो आप सी लुक एल्गोरिथम को भी आसानी से कर सकते हो, लेकिन आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं है। हो सकता है कि आप मेरे वीडियोस देखने के बाद आपको समझ में आ जाए, आप कहोगे बढ़िया चीज़ है, लेकिन जब आप खुद प्रैक्टिस करने लगे उस टाइम पे आप नहीं कर पाओगे, कुछ ना कुछ गलती कर दोगे। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं बार बार आपको बोलता हूँ प्रैक्टिस के लिए, चाहे मैं सी प्लस के लिए में जब मैं प्रोग्राम करवा रहा था तो तब बोल रहा हूँ, या फिर मैं अभी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं स्टूडेंट्स अब अपने एग्जाम्पल की ओर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन मैंने सेम ही ले रखा है हमेशा के लिए। तो इसमें मैंने कहा है ऑन ए डिस्क विद 1000 सिलेंडर। एक डिस्क दी हुई है हमें जिसके अंदर 1000 सिलेंडर है, नंबर 0 to 999, जिसमें हर सिलेंडर को नंबरिंग की हुई है, जिसमें हमने 0 से लेकर 999 तक नंबरिंग की है। कंप्यूट द नंबर ऑफ ट्रैक्स द डिस्क आर्म मस्ट मूव टू सेटिस्फाई ऑल द रिक्वेस्ट इन द डिस्क क्यू। तो आपके जो डिस्क की क्यू में जितनी भी रिक्वेस्ट हैं उनको सर्विस करते हुए जब हम सारे ट्रैक्स की ओर जाते हैं तो नंबर ऑफ ट्रैक्स कितने आए उन सबको कैलकुलेट करना है हमें यहाँ पे। अज्यूम द लास्ट रिक्वेस्ट सर्विस वाज एट ट्रैक 345। इसमें ये भी बताया हुआ है कि लास्ट रिक्वेस्ट जो सर्विस की गई थी वो कौन से ट्रैक पर थी, 345 ट्रैक पर थे। एंड द हेड इज़ मूविंग टूवर्ड ट्रैक 0। उसके बाद हमारा जो हेड है वो ट्रैक नंबर 0 की ओर मूव कर रहा है, 345 से 0 की ओर मूव कर रहा है। द क्यू इन फीफो ऑर्डर कंटेन्स रिक्वेस्ट फॉर द फॉलोइंग ट्रैक्स। अब हमें फीफो ऑर्डर में एक क्यू में हमें रिक्वेस्ट बताई गई हैं कि किस ऑर्डर में ये रिक्वेस्ट की सर्विस करने के लिए आई थी। तो फीफो में तो हम इस लिस्ट को फॉलो करेंगे, इस लिस्ट के साथ से चलेंगे, लेकिन बाकी समय में हम ऐसा नहीं करते। वहाँ पे अलग अलग फेनोमेना है, अलग अलग एल्गोरिथम है, हम उन्हीं का यूज़ करते हुए इन सारी रिक्वेस्ट को सर्विस करते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे है परफॉर्म द कंप्यूटेशन फॉर द सी लुक एल्गोरिथम। तो हमें यहाँ पे सी लुक एल्गोरिथम का यूज़ करते हुए नंबर ऑफ ट्रैक्स को कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स मेरे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे। पहला ऑप्शन दे रखा है 1107, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 1207, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 1507, और लास्ट में है ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इनमें से मुझे किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे 1507 को सिलेक्ट कर रखा है, क्योंकि इसका आंसर यही आता है। आंसर कैसे निकाला हमने
उसको देखने के लिए हम आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि लास्ट रिक्वेस्ट जिसको सर्विस किया गया था वो ट्रैक 345 पर थी, तो मैंने सबसे पहले अपने आप को 345 पे ही रखा है और इसको मैंने नंबर 1 दिया है। तो अब हम इसमें एक कॉर्नर तक जाएंगे, तो मैं 345 से जाऊंगा 123 की तरफ। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि 345 और 123 के बीच में नंबर ऑफ़ ट्रैक्स कितने हैं। तो मैंने 345 में से 123 को माइनस किया, तो मेरे पास नंबर ऑफ़ ट्रैक्स यहाँ पे आ गए 222। इसी तरीके से स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम 123 से 105 की ओर जाएंगे। तो वो भी मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया कि 123 में से जब मैं 105 को माइनस करता हूँ तो नंबर ऑफ़ ट्रैक्स मेरे पास कितने आते हैं, 18 आते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स हम स्कैन एल्गोरिथम जब कर रहे थे या सी स्कैन एल्गोरिथम कर रहे थे, हम जीरो की ओर भी मूव करते हैं, लेकिन लुक एल्गोरिथम में और सी लुक एल्गोरिथम में हम जीरो की ओर मूव करेंगे ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम 105 से सीधा दूसरी तरफ 999 पे नहीं 874 पे जाएंगे। जैसे यहाँ पे गए 105 से हम 874 पे गए, तो वो मेरा ट्रैक हो जाएगा, ट्रैक नंबर वो मेरा 4 हो जाएगा, वो मेरा जो मार्क हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हम सब्ट्रैक्शन हमेशा एडजस्टेंट एलिमेंट्स के लिए कर रहे हैं। जैसे ऊपर मैंने 1 और 2 का सब्ट्रैक्शन किया, फिर 2 3 का सब्ट्रैक्शन किया। यहाँ पे जो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे वो 3 और 4 का करेंगे। 3 पे मेरा नंबर है 105, जबकि 4 पे मेरा नंबर है 874। तो 874 में से मैं 105 को माइनस करूँगा, तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे 769। ठीक है, उसके बाद मैं 5 नंबर दूंगा। हमेशा स्टूडेंट देखना, मैं जब सी स्कैन कर रहा था या सी लुक कर रहा हूँ, तो मैं जो नंबरिंग दे रहा हूँ लास्ट में वो एक अपोजिट ऑर्डर में दे रहा हूँ। तो जैसे मैंने 875 को 4 लिया था, 874 को मैंने 4 लिया था, तो 692 को मैं यहाँ पे 5 ले रहा हूँ। तो अब मेरा जो सब्ट्रैक्शन होगा वो 4 और 5 के बीच में होगा। मतलब मुझे 874 में से 692 को माइनस करना है, तो मेरे पास रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है 182। आगे स्टूडेंट्स मैं 692 से 475 पे जाऊँगा, तो मेरा नेक्स्ट जो नंबर बना वो 6 बना, और मेरा जो सब्ट्रैक्शन होगा वो 6 और 5 के बीच में होगा। तो वही मैं कर रहा हूँ, 6 और 5 के बीच में सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ। मतलब 6 मेरा क्या हो गया यहाँ पे, 6 मेरा यहाँ पे हो गया 6 मेरा यहाँ पे हो गया 475 और 5 मेरा हो गया 692। तो मैं यहाँ पे 692 में से 475 को माइनस कर रहा हूँ, तो मेरे पास रिजल्ट यहाँ पे आ गया 217। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आगे मैं जा रहा हूँ ट्रैक नंबर 376 में, जो कि मेरा 7 होगा। तो मेरा यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा 7 और 6 के बीच में। तो 7 और 6 के बीच में जब मैं सब्ट्रैक्शन करूँगा, इसका मतलब मैं 475 में से 376 को माइनस कर रहा हूँ, तो मेरा यहाँ पे रिजल्ट आ गया 999। इस तरीके से अगर मैं देखूँ तो मैंने सारे ट्रैक्स को, सारे सिलेंडर्स को कवर कर लिया है। तो अब मैं इन सबको सम कर लेता हूँ। तो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे 1507, और यही मेरा आंसर होगा, और यही आंसर मैंने वहाँ पे सिलेक्ट किया था स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखा, मैंने एक तो 0 नहीं लिया और एक मैंने 999 नहीं लिया, जबकि सी स्कैन में मैंने 0 भी कवर किया था और 999 भी कवर किया था। बाकी ये सेम चल रहा है। हम अगर इस तरीके से नंबरिंग कर देंगे ना, और नंबरिंग के बाद हम यही कुछ करेंगे, सब्ट्रैक्शन वाला करके काम करेंगे, तो हमारे प्रॉब्लम आने के सवाल ही नहीं होंगे। देखो मैंने नंबरिंग कैसे किया है, उस नंबरिंग का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। अगर उसी ऑर्डर में आप नंबरिंग करोगे तो आपका एरर बिल्कुल भी नहीं आएगा, कोई चांस ही नहीं रहेगा एरर आने का। तो ये तरीके से आपने करना है। जैसे मैंने 345 को 1 यहाँ पे लिखा है, 123 को 2, 105 को मैंने 3 नंबर दिया है। फिर मैंने नंबरिंग वहाँ से दूसरी तरफ से मैंने अपोजिट ऑर्डर में देनी स्टार्ट कर दी। वहाँ मैंने 874 को 4 नंबर दिया है, फिर 692 को मैंने 5 नंबर दिया है, फिर मैंने 475 को 6 नंबर दिया है, और उसके बाद मैंने 376 को 7 नंबर दिया है। तो सब्ट्रैक्शन भी एडजेसेंट नंबर्स पे ही होगा। जैसे पहला सब्ट्रैक्शन आपका 1 और 2 के बीच में होगा, दूसरा सब्ट्रैक्शन आपका 2 और 3 के बीच में होगा, फिर नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन आपका 3 और 4 के बीच में होगा, उसके बाद नेक्स्ट जो सब्ट्रैक्शन है वो आपका 4 और 5 के बीच में होगा, फिर नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन आपका 5 और 6 के बीच में होगा, फिर उससे नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन आपका 6 और 7 के बीच में होगा। इस तरीके से मेरे सारे नंबर ऑफ ट्रैक्स निकल आएंगे, और लास्ट में हम इन सभी ट्रैक्स को सम अप कर देंगे, तो मेरे पास फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरे पास फाइनली रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है स्टूडेंट्स 1507, जो कि मेरा फाइनल रिजल्ट है।
तो स्टूडेंट्स हमने सारी की सारी डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ ली हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। मेरे वीडियोस देखने से हो सकता है कि आपको समझ में आ गया हो, आप कॉन्फिडेंस में भी आ जाओगे कि आपको समझ में आ चुका है, आप कर लोगे। लेकिन पेपर मिलने के बाद, क्वेश्चन पेपर आने के बाद आप कंफ्यूज हो जाओगे और गलती कर बैठोगे। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि प्रैक्टिस करो। मैं बार बार अपने हर वीडियो में यही कहता हूँ कि प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, और प्रैक्टिस आप करोगे तो आप एरर आने के चांसेस कम हो जाएंगे, आप सही सही सब काम करोगे। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइए। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए मेरे वीडियोस को, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।